गौरव शिखर सम्मान समारोह संस्कारधानी जबलपुर में आज के इस गौरवशाली मंच पर विराजमान हमारे शासन के माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, हमारे माननीय सांसद श्रीमान आशीष दुबे जी, माननीय महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, माननीय विधायक और इस कार्यक्रम के संरक्षक विधायक श्रीमान अशोक रोहाणी जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान अजय बिश्नोई जी, हमारे माननीय विधायक श्रीमान अभिलाष पांडे जी, माननीय विधायक नीरज सिंह लोधी जी, माननीय विधायक संतोष बरकड़े जी, माननीय लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. बंद्रा जी, माननीय जस्टिस डी.एम. धर्माधिकारी जी, जस्टिस एच.पी. सिंह जी, मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण, इस सभागार में मौजूद इस समारोह में अभिनंदित 12 वो विभूतियां हमारे बीच सच में जबलपुर कई कारणों से बहुत अलग प्रकार से जाना भी जाता है और परमात्मा की कृपा से प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ मां नर्मदा की कृपा भी जिस जगह है और यहां की प्रतिभाओं ने देश और दुनिया में अपनी एक पहचान प्रारंभ से बनाई है और उसी परंपरा की इस कड़ी में 12 मास का हमारा एक वर्ष होता है। 12 राशियों से हमारा राशिफल का पूरा एक तरह से क्रम पूरा होता है। मैं जहां से आता हूं वहां 12 साल में एक बार सिंहस्थ होता है और उसमें अमृत वर्षा होती है और ये संस्कारधानी ने 12 विभूतियों को सम्मानित करते हुए वो अमृत निकालने की तरफ कदम बढ़ाएं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। और कितना सुंदर लगता है आपने जो संयोजित ये गुलदस्ता बनाया है। इस गुलदस्ते की शुरुआत जहां से होती है, मैं क्रम से देख रहा था, जो आपने क्रम भी दिया, सबसे पहले शिक्षा को महत्व दिया। ये शिक्षा की महत्ता हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। सुश्री रेखा जी चुड़ासमा जी ने शिक्षा के माध्यम से, मैं तो सौभाग्यशाली हूं और आपसे शेयर भी कर सकता हूं, अच्छा भी लगेगा हमारे लिए। ये शिक्षा और शिक्षा के गुरुकुलों के लिए एक अतीत का 2 घटनाक्रम हमको याद होंगे। लगभग 5000 साल पहले का घटनाक्रम अगर अपन गौर से देखें तो 2 गुरुकुल हमको ध्यान में आएंगे। 2 गुरुकुल उस काल के, एक कभी कल्पना करें, अपन वैसे भी बात करते हैं कि महाभारत का युद्ध तो हम सबको सहज ध्यान जाएगा कि दुर्योधन के कारण हुआ, लेकिन ऐसा कहते हैं कि दुर्योधन से पहले उसकी नींव रख दी गई। तो उसकी नींव कहां रखी थी? उसकी नींव रख दी गई थी एक और गुरुकुल में, और गुरुकुल से हुई दोस्ती का उस काल का भी उदाहरण। जब एक गुरुकुल में द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और शिक्षा ग्रहण करते करते देखिए, आप कल्पना करो, एक गुरुकुल विद्यालय चल रहा है जिसमें द्रुपद द्रोणाचार्य शिक्षा लेते हैं, एक और गुरुकुल सांदीपनी आश्रम चल रहा है जहां भगवान कृष्ण और सुदामा दोस्ती जहां होती है। वो दोनों उसी काल के, और दोनों के लिए कंपैरिजन करो, तुलना करो तो ध्यान में आएगा द्रुपद और द्रोणाचार्य स्कूल के जमाने में, गुरुकुल के समय में एक दूसरे से अभिन्न, एक जान दो शरीर करके अपना जीवन आनंद के साथ गुरुकुल की शिक्षा पूरी करते हैं। फिर जैसा होता है कि स्वतः ही समय के साथ द्रोणाचार्य अपना आश्रम खोल करके शिक्षा दीक्षा प्रारंभ कराते हैं और द्रुपद अपने राज परिवार के कारण से राजगद्दी संभालते हैं। और जैसा होता है कि राज परिवार में राजा बन के द्रुपद का बड़ा नाम हो जाता, संयोग से द्रोणाचार्य की इच्छा होती कि मैं बड़ा यज्ञ करूं और यज्ञ के लिए द्रव्य चाहिए, गोधन चाहिए, धन चाहिए, स्वर्ण चाहिए, तमाम प्रकार की व्यवस्था चाहिए। तो अब ये उनके पास कहां से आए? तो उनने ध्यान दिया कि एक काम करते, द्रोणाचार्य को याद आता कि द्रुपद मेरा मित्र एक बड़ा राजा है, मैं उससे जाके मदद लेता हूं। अब ये दिमाग बना करके वहां द्रोणाचार्य जी द्रुपद के पास जाते हैं। द्रुपद
प्रसन्नता से मिलते जरूर है, लेकिन जैसे ही पूरी बात सुनाते हैं तो जैसा होता है, सत्ता का मद कहां चढ़ता है, कैसा एहसास होता है, इसका एक उदाहरण बनता है। द्रुपद को जैसे ही पूरी बात ध्यान में आती तो वो भूल ही जाते कि अपनी दोस्ती थी और बहुत मजबूत दोस्त थे, तमाम बातें हैं। और वो कहते कि द्रोणाचार्य तुम क्या कह रहे हो, तुमको याद है, तुम किससे कह रहे हो? बोले हाँ, मेरे मित्र से कह रहा हूं। बोले तुम भूल गए, तुम्हारे मित्र के पहले मैं राजा हूं और तुम्हारी और मेरी हस्ती बराबर की नहीं। तो बोले तुम मेरे मित्र, बोले मित्रता बराबरी की होती, ये कौन सी मित्रता की बात, तुम्हारा ये मेरे को प्रस्ताव समझ में नहीं आया। और थोड़ा उस समय कहते हैं कि उनका व्यवहार बिल्कुल एक तरह से सभ्य व्यवहार नहीं माना जाता है। अब द्रोणाचार्य को बात दिल में लग जाती है, वो यज्ञ कहाँ गया, बाकी चीजें कहाँ गई, और उनको इस बात का गुस्सा होता है। वो एक गुरुकुल खोलते हैं और उसमें केवल राज परिवार के बच्चों को शिक्षा दीक्षा चालू करते हैं। और हम याद रखें कि एक और महाभारत युद्ध के पहले एक युद्ध होता है जिसमें कौरव पांडव मिलके एक साथ एक युद्ध पे, तो अपने गुरुकुल के विद्यार्थियों का एक तरह से गुरु ने उनका दुरुपयोग भी किया कि जाओ, अगर गुरुदक्षिणा देना तो तुम द्रुपद को हरा के आओ। और ये मिलकर के 105 जाके उसको हराते हैं, द्रुपद को पकड़ के लाते हैं। अब हरा हुआ राजा क्या करेगा, हाथ जोड़ के खड़ा है। द्रोणाचार्य बैठे हुए अपनी जगह पे उनके शिष्यों से कहते हैं कोई बात नहीं, अब इनको सामने खड़ा करो। फिर बोलते क्यों? द्रोणाचार्य बोलते द्रुपद से, द्रुपद कैसा लग रहा है, तुम्हारे को तो मित्रता याद नहीं थी, लेकिन मेरे को तुम्हारी मित्रता याद है। मेरे शिष्यों ने तुमको दंडित किया है, चलो मैं तुमको बराबरी का व्यवहार करता हूं, आधा राज्य तुमको देता हूं और आधा मेरे पास रखो, अब तो दोस्ती बराबर की होगी। ये एक उस काल का घटनाक्रम है जो हमको उस काल की शिक्षा में शिक्षा भी दे रहा और चेतावनी भी दे रहा है। गुरुकुल के माध्यम से मर्यादाओं को भंग करने का ये उदाहरण भी बन रहा है। व्यक्तिगत अहंकार के आधार पर अपने शिष्यों के उपयोग की एक कहानी भी सुनाता है। और वहीं एक और घटना घटती है, हम सबको मालूम है, भगवान कृष्ण की सुदामा से दोस्ती का दृष्टांत। और सुदामा को आवश्यकता पड़ती है बच्ची की शादी करना, घर का मकान नहीं है, हालत खराब है, और वो काल में द्वारकाधीश हो गए उनके मित्र। और बात की कहानी हमको मालूम है कि वो जब अपने पास उनको बुला लेते हैं तो आंसुओं से अपने मित्र का स्वागत करके वो अपने पास रखते हैं और उसको तो मुंह पे भी नहीं आने देते कि उसको कटना